हेलो दोस्तों, मैं आकाश हज़ारीबाग टेक्निकल 03 चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12th के हिस्ट्री के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मैं आज करवाने वाला हूँ ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन, ये आपको एग्जाम में 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। ये इस क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था, उससे पिछले वाले ईयर में भी पूछा गया था और 2-3 ईयर पहले भी पूछा गया था। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में आने के ज़्यादा चांस लग रहे हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि ये जो क्वेश्चन है मैं तो यूपी बोर्ड से हूँ, मैं तो एमपी बोर्ड से हूँ, मैं तो बंगाल बोर्ड से हूँ, तो ये मेरे वीडियो के लिए ये जो मेरे वीडियो आपके लिए यूज़फुल नहीं है। दोस्तों, आप गलत सोच रहे हो। आप भारत के कोई भी स्टेट से हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों, आज मैं जो क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। अगर आप दोस्तों कोई भी भारत के किसी भी राज्य से हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों, आप अच्छे से इस क्वेश्चन से आप तैयारी करोगे ना, तो आप मैं दावा ठोक के कहता हूँ, आप अच्छे से तैयारी करके गए ना इस क्वेश्चन के साथ, तो मैं आपसे दावा ठोकता हूँ कि आपका 70 से 80% कहीं नहीं जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी क्वेश्चन से आप सिर्फ पढ़ोगे ना तो आपका 70 से 80% कहीं नहीं जाएगा। आप अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे तो आपको 70 से 80% कहीं नहीं जाएगा। दोस्तों, आज मैं वीडियो जल्दी शुरू करने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करो। दोस्तों, जैसे लिखा हुआ है टाइम आपको 3 घंटे मिलेंगे, एग्ज़ाम के लिए आपको 3 घंटा टाइम मिलेगा और 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको 15 मिनट टाइम एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, क्योंकि 15 मिनट का जो क्वेश्चन आता है उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको 15 मिनट टाइम दिया जाता है एक्स्ट्रा में। उस टाइम को आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और अच्छे से समझना है कि आखिर क्वेश्चन कौन 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 सा क्वेश्चन इजी और कौन कौन सा क्वेश्चन हार्ड है। दोस्तों, मैं आपको सजेशन देता हूँ कि अगर आपको एग्ज़ाम में 70% क्वेश्चन आते हैं और 30% क्वेश्चन नहीं आते, तो दोस्तों मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो 70% क्वेश्चन आपको आते हैं उन क्वेश्चन को आप सबसे पहले क्लियर करो, सबसे पहले उसको लिख डालो और जो 30% क्वेश्चन जो है जो आपको नहीं आते उसको अच्छे से दिमाग में जोड़ दो और अच्छे से उसे बनाने का प्रयास करो। दोस्तों, कॉपी को कभी भी खाली मत छोड़ना। जो एग्जामिनर होता है ना, वो खाली कॉपी देख के ही कॉपी काट देता है, लेकिन दोस्तों आप कॉपी में कुछ ना कुछ उस विषय से रिलेटेड कुछ भी आप भर दोगे ना, तो 10 में से आपको 3 से 4 नंबर तो जरूर ही दे देगा। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कॉपी को खाली कभी मत छोड़ना और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना, ताकि आपको पूरा वीडियो समझ में आए, पूरा लेसन समझ में आए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, भारत के किस भाग में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था? दोस्तों, भारत के किस भाग में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था? ऑप्शन है आपका पूर्वोत्तर में, मध्य भारत में, दक्षिण में, पश्चिमोत्तर में। तो दोस्तों, आपका सही आंसर होगा पश्चिमोत्तर में। पश्चिमोत्तर भाग में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो कौन से भगवान की उपासना करते हैं? अश्व की, विष्णु की, मातृदेवी की, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसमें आपका सही आंसर होगा मातृदेवी की। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो मातृदेवी की उपासना करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों, आपने 12th क्लास के हिस्ट्री के बुक में आपने पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता से हल के साक्ष्य मिले। इससे यह मालूम पड़ता है कि वहाँ पर खेती भी हुआ करती थी। वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में वहाँ पर खेती भी हुआ करती थी, इसलिए वहाँ पे हल के साक्ष्य मिले। तो दोस्तों, हल के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों, आपका आंसर होना चाहिए कालीबंगा से। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें हल के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, पाटिलपुत्र की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, इसमें क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि पाटिलपुत्र की स्थापना किसने की? आपका ऑप्शन है उदयन ने, अशोक ने, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त ने। तो दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा उदयन ने। दोस्तों, पाटिलपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। कभी भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि पाटिलपुत्र की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों आपका सही आंसर होना चाहिए उदयन ने। उदयन ने पाटिलपुत्र की स्थापना की थी। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को सिक्के में वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? किस गुप्त शासक को, गुप्त काल, किस गुप्त शासक को, मतलब कौन से गुप्त वंश के किस शासक को सिक्के में वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? आपका ऑप्शन यहाँ पे
स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। तो दोस्तों आपका सही आंसर होना चाहिए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को सिक्के में वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो आपका 5वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को गुप्त शासक के सिक्के में वीणा बजाते हुए दिखाया गया समुद्रगुप्त को। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों कौटिल्य जिन्हें बुद्धि का ज्ञाता कहा जाता है, उनके पास बहुत ही कुशाग्र बुद्धि वाले थे कौटिल्य। उनका दूसरा नाम, उनका वास्तविक नाम क्या था? चाणक्य, विष्णुगुप्त, अश्वघोष, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कौटिल्य का वास्तविक नाम था चाणक्य। चाणक्य नीति आपने पढ़ा होगा, चाणक्य नीति के बारे में आपने सुना होगा। तो दोस्तों चाणक्य जो थे उनका वास्तविक नाम, उनका असली नाम चाणक्य ही था। कौटिल्य उन्हें प्यार से बोला करते थे। उनका दूसरा नाम था कौटिल्य, लेकिन उनका असली नाम था चाणक्य। 7वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, बौद्ध धर्म ग्रंथ इनमें से क्या है? दोस्तों इन 4 ऑप्शन में पूछा जा रहा है आपका बौद्ध धर्म ग्रंथ क्या है? त्रिपिटक, इंडिका, मुद्रा राक्षस, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बौद्ध धर्म ग्रंथ क्या है? इनमें से कौन सा बौद्ध धर्म ग्रंथ का है? त्रिपिटक है, इंडिका, मुद्रा राक्षस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका सही आंसर होना चाहिए त्रिपिटक। जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ है त्रिपिटक। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कलिंग की लड़ाई हुई। दोस्तों कलिंग की लड़ाई कब हुई? 260 ईसा पूर्व, 340 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 350 ईसा पूर्व। कलिंग की लड़ाई कब हुई? तो दोस्तों आपका सही आंसर होना चाहिए 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व कलिंग की लड़ाई हो चुकी थी, जिसमें सम्राट अशोक ने विजय प्राप्त किए थे कलिंग की लड़ाई में। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और दोस्तों सम्राट अशोक ने विजय प्राप्त की जब कलिंग में, तो दोस्तों जब वहाँ से सभी महिलाओं ने जब सम्राट अशोक से लड़ाई करने के लिए आए, तो जब सम्राट अशोक ने महिलाओं को देखा लड़ाई करने के लिए वो तैयार है, तो वो उसी दिन से बौद्ध धर्म को अपना लिए। तो दोस्तों कलिंग की लड़ाई कब हुई? 261 ईसा पूर्व। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। महावीर के बचपन का नाम क्या था? दोस्तों महावीर के बचपन का नाम क्या था? ऋषभदेव, वर्धमान, कालिदास, सिद्धार्थ। तो दोस्तों सिद्धार्थ तो होगा हमारा बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। लेकिन दोस्तों आपको सही आंसर हो जाएगा आपका वर्धमान। जो वर्धमान था वो महावीर जी के बचपन का नाम था वर्धमान। तो दोस्तों आपको कभी भी पूछा जाए कि महावीर जी के बचपन का नाम क्या था, तो आपका सही आंसर होना चाहिए वर्धमान। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। स्तूप का संबंध है। दोस्तों स्तूप, सांची स्तूप आपने नाम सुना होगा। तो स्तूप का संबंध किससे है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, सिख धर्म से। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो बौद्ध धर्म से। दोस्तों स्तूप, सांची स्तूप, दोस्तों आपने 200 रुपये के नोट को देखा होगा, ध्यान से देखा होगा। आप अपने अगर आपके पास होगा 200 रुपये का नोट, तो आप नोट को पीछे पलट कर देखना, वहाँ पे आपको सांची स्तूप का फोटो आपको नजर आ जाएगा। तो दोस्तों स्तूप का संबंध होगा हमारा बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म को जो मानने वाले लोग हैं वो सांची स्तूप से संबंधित है। अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया? तो दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन है, अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया। तो दोस्तों अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपको ऑप्शन दिया हुआ 1564, 1560, 1950, 1855। दोस्तों 1950 में तो अकबर थे ही नहीं, 1855 में भी अकबर थे ही नहीं। तो दोस्तों हमारा इन दोनों में से कोई आंसर होना चाहिए, 1564 या 1560। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा 1564। अकबर ने जजिया का कर 1564 ईस्वी में हटा दिया था। 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया का कर हटा दिया था। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बंगाल के प्रसिद्ध भक्ति संत कौन थे? दोस्तों बंगाल के प्रसिद्ध भक्ति संत कौन थे? गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु, बाबा फरीद, कबीर। दोस्तों बंगाल के प्रसिद्ध भक्ति संत कौन थे? तो दोस्तों आपका सही आंसर होना चाहिए गुरु नानक। जो गुरु नानक थे वो बंगाल के प्रसिद्ध भक्ति संत थे। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाए? तो दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाए? तो दोस्तों अगर आपको आंसर मालूम हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं
कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने वाले संत थे रामानंद। दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा रामानंद। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने वाले संत थे रामानंद। तो दोस्तों आपका 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रामानंद। 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मुगल प्रशासन में जिला को किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों जिला, जिसे हम अभी, आप जो भी जिले से हो, मैं हजारीबाग जिले से हूं, आप जो भी जिले से हो, दोस्तों आप भारत के किसी न किसी जिले से ताल्लुक़ रखते होगे। जी हाँ दोस्तों, आप भारत के किसी न किसी जिले से जरूर ताल्लुक़ रखते होगे। तो दोस्तों अभी आप जिले को जिला ही कहते हो। तो दोस्तों मुगल प्रशासन में, मुगल शासन में, मुगल का जो काल था, मुगलों का काल था, उस समय जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा सूबा। सूबा के नाम से जिले को जाना जाता था। किसी भी जिले को सूबा के नाम से जाना जाता था। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया? बाबरनामा जो है वो किस भाषा में लिखा गया? तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा तुर्की। तुर्की भाषा में बाबरनामा को लिखा गया है। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मुगल शासक के काल में को स्वर्ण युग काल कहा जाता है? दोस्तों किस मुगल शासक के काल को स्वर्ण युग का काल कहा जाता है? बाबर को, जहांगीर को, अकबर को, शाहजहां को? तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां को, क्योंकि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था और काफ़ी रुपए खर्च करके उसने ताजमहल बनवाया था, और जिससे उसका राजकोष खाली पड़ गया था, जिसके कारण उसका ताजमहल बना। सारा उसने अपने सारे धन को ताजमहल बनाने में उपयोग कर दिया, जिसके कारण स्वर्ण युग का काल शाहजहां को कहा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? दोस्तों शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा दिल्ली में। दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सूफी संत नहीं है? दोस्तों इनमें से, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन एक सूफी संत नहीं है? मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, मीराबाई, कुतुबुद्दीन बख्तियार काफ़ी। तो दोस्तों आपको देखने से समझ में आ रहा होगा कि इनमें से कौन एक सूफी संत नहीं है। अगर आपको फिर भी नहीं मालूम पड़ रहा है तो मैं आपको बता दूं कि इनमें से एक सूफी संत है मीराबाई। जी हाँ दोस्तों, इनमें से एक सूफी संत मीराबाई नहीं है। मीराबाई, बाकी ये तीनों सूफी संत हैं, लेकिन मीराबाई सूफी संत नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय ने। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की थी। उसके बदले ईस्ट इंडिया कंपनी उसको तनख्वाह दिया करती थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की दीवानी में बैठ गई। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया था। दोस्तों लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। दोस्तों 1857 के विद्रोह का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था। तात्या टोपे ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा एक स्थान 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ? दोस्तों 1857 के विद्रोह जब हुआ था तो उस समय इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक स्थान उस विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ? मतलब उस जगह पर अंग्रेजों पर कोई भी असर नहीं पड़ा। झांसी से, लखनऊ से, जगदीशपुर से, चित्तौड़ से। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा जगदीशपुर से। जगदीशपुर में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। 22 नंबर क्वेश्चन है। कार्नवालिस कोड बना। कार्नवालिस कोड कब बना? दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा 1793। दोस्तों कार्नवालिस कोड 1793 में बना। आपको कभी भी कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाए कार्नवालिस कोड कब बना, तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा 1793। 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वप्रथम महालवड़ी व्यवस्था किस प्रांत में लागू किया गया? दोस्तों सर्वप्रथम महालवड़ी व्यवस्था किस प्रांत में लागू किया गया? मध्य प्रांत, आगरा पंजाब, दूसरा में मद्रास बम्बई, तीसरा में बंगाल बिहार, चौथा में है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रांत, आगरा पंजाब।
आगरा पंजाब में सर्वप्रथम महालावड़ी व्यवस्था प्रदान लागू किया गया। 24 नंबर क्वेश्चन है, दामिन एक कोह में किसे बसाया गया? दोस्तों दामिन एक कोह में किसे बसाया गया? दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा संथाल को। दामिन एक कोह में संथालों को बसाया गया। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सर्वप्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सर्वप्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों इसमें ऐसा लग रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सर्वप्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। जी हाँ दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू बनी। 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन कौन थे? दोस्तों ये इंडियन नेवी एमआरक में के क्वेश्चन में भी पूछा गया है, पिछले ईयर भी पूछा गया था कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। इंडियन नेवी एमआरक के क्वेश्चन में पूछा गया था कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1946। दोस्तों प्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था पहली बार। 28 नंबर क्वेश्चन आपका, खेड़ा कृषक विद्रोह हुआ। दोस्तों खेड़ा कृषक विद्रोह कब हुआ? 1915 में, 1917 में, 1918 में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों खेड़ा कृषक विद्रोह कब हुआ? दोस्तों अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करो, अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको आंसर बता दूं। 1918 में। दोस्तों खेड़ा कृषक विद्रोह सर्वप्रथम गुजरात में हुआ था। गुजरात में सर्वप्रथम खेड़ा कृषक विद्रोह हुआ था 1918 में। आपका सही आंसर हो जाएगा 1918। 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। दोस्तों कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? एवी अलेक्जेंडर, पेयन लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ये तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य ये तीनों थे। एवी अलेक्जेंडर भी थे, पैथिक लॉरेंस भी थे और स्टेफर्ड क्रिप्स भी थे। ये तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। दोस्तों प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? कौन से संशोधन में जोड़ा गया प्रस्तावना में समाजवादी शब्द? दोस्तों अगर आपको प्रस्तावना आता होगा तो आप बोल कर देख सकते हो, उसमें आपको समाजवादी शब्द मिल जाएगा। दोस्तों प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? ऑप्शन आपका 40वें संशोधन में, 42वें संशोधन में, 44वें संशोधन में, 46वें संशोधन में। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन में। दोस्तों प्रस्तावना में समाजवादी शब्द 42वें संशोधन में जोड़ा गया। तो दोस्तों आपको कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया, दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन में। दोस्तों खालिस्तान भी कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना, आप ध्यान से पढ़ाई करो और मन लगा कर आप ध्यान दो। आप 70 से 80%, 90% आपका कहीं नहीं जाएगा अगर आप ध्यान से पढ़ाई करोगे तो। 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? दोस्तों अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करो, अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको आंसर बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था राखीगढ़ी। दोस्तों पहले जो सबसे पहले जब खोज हुआ था तो उस टाइम मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर नगर माना जाता था। लेकिन दोस्तों जब बाद में उसमें अच्छा सा रिसर्च किया गया तो दोस्तों पता चला बाद में कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी था। 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते, ब्राह्मी लिपि के सर्वप्रथम पढ़ने में खालिस्तान ने सफलता प्राप्त किया। दोस्तों ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम किसने सफलता प्राप्त किया? दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने। दोस्तों ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने में जेम्स प्रिंसेप ने सफलता प्राप्त किया था। 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने धर्म को स्वीकार किया। दोस्तों कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया? दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। 34 नंबर क्वेश्चन आपका,
मुगल शासक खालिस्तान का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। दोस्तों मुगल शासक में, मुगल काल में कौन सा शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ? दोस्तों वो था हुमायूं। हुमायूं एक बार हार कर दोस्तों कौन से कौन से राजा से वो हारा था वो मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसे हुमायूं को हराकर बाहर किया था देश से। लेकिन दोस्तों उसने दोबारा अफगानियों के साथ मिलकर हमला किया और वह फिर से शासन कर लिया भारत पे, जिसके कारण हुमायूं को 2 बार राज्याभिषेक हुआ। हुमायूं होगा आपका सही आंसर। खालिस्तान है 35 नंबर। खालिस्तान सिखों का पवित्र धर्म ग्रंथ है। दोस्तों सिखों का सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा गुरु नानक साहिब। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा गुरु नानक साहिब सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ है। अकबर द्वारा खालिस्तान में इबादत खाना का निर्माण कराया गया था। दोस्तों अकबर द्वारा खालिस्तान में कहाँ इबादत खाना का निर्माण करवाया गया था? दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। दोस्तों अकबर द्वारा इबादत खाना का निर्माण सबसे पहले फतेहपुर सीकरी में करवाया गया था। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। अकबर द्वारा इबादत खाना का सर्वप्रथम निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया गया था। 37 नंबर क्वेश्चन है सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था में लागू किया गया। दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत के किस जगह में सबसे पहले लागू किया गया? दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा मद्रास में। दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास, बम्बई और असम इन तीनों राज्यों में लगाया गया था, लागू किया गया था। सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था असम, बम्बई और मद्रास में सर्वप्रथम लागू किया गया। 38 नंबर क्वेश्चन है अंग्रेजों ने अवध के नवाब खालिस्तान को 12 लाख की पेंशन दी और उसे कलकत्ता भेज दिया। दोस्तों अंग्रेजों ने अवध के किस नवाब को 12 लाख की पेंशन दी और अंत में कोलकाता भेज दिया? आपका सही आंसर हो जाएगा वाजिद अली शाह को। दोस्तों वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने 12 लाख का पेंशन दिया और उसे कोलकाता भेज दिया, देश से बाहर कर दिया, मतलब यू लखनऊ से बाहर कलकत्ता भेज दिया 12 लाख की पेंशन देके। दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन है खालिस्तान ईस्वी को चौरा चोरी की घटना हुई। दोस्तों चौरा चोरी की घटना आपको, अगर आपने 12th क्लास में चौरा चोरी की घटना अगर आपने पढ़ा होगा, ये 10th क्लास का कभी क्वेश्चन है, अगर आपने चौरा चोरी की घटना पूरा पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से याद होगा कि चौरा चोरी की घटना कब हुई। अगर मैं दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ कि चौरा चोरी की घटना कब हुई। दोस्तों आप इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताना। 40 नंबर क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? दोस्तों संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? आपका सही आंसर हो जाएगा 389। दोस्तों संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। 389 बोले तो 389 सदस्य थे संविधान सभा में, 389। दोस्तों आज मैं यहीं तक करवा रहा हूँ। दोस्तों वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा बन गया, लेकिन दोस्तों वीडियो बिना स्किप किए आप पूरा देखना और अच्छे से समझकर आप एग्ज़ाम लिख सकते हो। दोस्तों जाते जाते मैं ये कहूँगा चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करना अगर वीडियो पसंद आई तो जाते जाते दोस्तों जय हिंद।